हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम फंडामेंटल के जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है प्रेशर सोर, या जिसको हम बेड सोर या प्रेशर अल्सर के नाम से जानते हैं। लास्ट वीडियो जो मेरा था नर्सिंग प्रोसेस, उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप प्रेशर सोर जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर सर आप अपनी वीडियो डालिए। तो इस बार मैं प्रेशर सोर पर ही वीडियो लेकर के आया हूँ। प्रेशर सोर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक ही आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। तो फंडामेंटल में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव क्लास वाले बच्चों के लिए भी मैं जो टॉपिक कराऊंगा उसके बाद में उनको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कौन कौन से इन टॉपिकों से क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस के। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों ही लोग इस वीडियो को देखिए, और इसके अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रेशर सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो जो आने वाले हैं उनको कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेशर सोर। प्रेशर सोर क्या होता है? प्रेशर सोर इज ए लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अदर अंडरलाइन टिश्यूज, usually over a body prominence as a result of prolonged unrelieved pressure. It is also known as bed sore, decubitus ulcer और pressure ulcer। यानी प्रेशर अल्सर जो है, जो मेन चीज है, प्रेशर अल्सर जो है वो क्या होता है? तो इसमें हमने जो अभी इंट्रोडक्शन में देखा, तो इसमें अनरिलीव्ड प्रेशर, अनरिलीव्ड प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर, बॉडी का जो प्रेशर है, अनकॉन्शियस पेशेंट है या लंबे समय तक जो बेड पे लेटा हुआ है, उसका जो प्रेशर पॉइंट है, जो प्रेशर यानी जो बॉडी सरफेस है और जो ऑब्जेक्टिव सरफेस एरिया है, उस पे जो प्रेशर बन रहा है, उसके कारण इस पे स्किन पे जो दबाव आता है और जो घाव बनने लग जाते हैं, रेडनेस आने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर सोर कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि प्रेशर सोर और बेड सोर जो है वो डेवलप होने का कारण मेनली यही होता है, जब कोई मरीज लंबे समय तक किसी ऑब्जेक्ट पर, बेड पर लेटा रहता है, तो उसकी जो बॉडी पर वेट आ रहा है, वहां पर जो अल्सर्स हो रहे हैं, घाव जो हो रहे हैं, उसको हम प्रेशर सोर कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, an ulceration in the skin that is caused by prolonged pressure on a bony or weight bearing part of the body is called pressure sore या bed sore। बेड सोर या प्रेशर सोर जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक लेटा हुआ है और उसके शरीर पर प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर जब बोनी पार्ट्स पर या वेट बियरिंग पार्ट पर आ रहा है, तो उसके कारण जो अल्सर हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर सोर या बेड सोर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की। यानी जो रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिनके कारण जो बेड सोर है या प्रेशर अल्सर है वो डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनरिलीव्ड प्रेशर। अनरिलीव्ड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? यानी जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसका जो प्रेशर बन रहा है ऑब्जेक्टिव एरिया पर, तो उसके कारण क्या है? वहां पर रेडनेस आना शुरू हो जाएगा। तो जब अगर हम उसको बार बार चेंज कर देंगे पोजीशन को और उसको रिलीव कर देंगे उस प्रेशर से, तो क्या होगा? वो प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू प्रेशर बना हुआ है तो उससे क्या होगा? बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या हुआ? अनरिलीव्ड प्रेशर। यानी जब कोई भी प्रेशर रिलीव नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बना हुआ है, तो उसके कारण सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेशर सोर होने के, बेड सोर। उसके बाद में जो दूसरा है वो है फ्रक्शन। फ्रक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रक्शन मीन्स होता है रगड़ या घर्षण। जब कोई व्यक्ति का जो पार्ट है, बोनी पार्ट है, वो किसी ऑब्जेक्ट से बार बार टकरा रहा है या बॉडी के अदर पार्ट से टकरा रहा है, तो उसके कारण जो रगड़ हो रही है, घर्षण हो रही है, तो उस जगह क्या होगा? रेडनेस होना शुरू हो जाएगा और वहां अल्सरेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये भी रिस्क फैक्टर है बेड सोर का। इसके बाद में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी मीन्स क्या हो गया? ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी होना। अब शरीर पर जिस पार्ट पर जो प्रेशर बना हुआ है और वहां पर नमी डेवलप हो रही है, तो नमी डेवलप होने के कारण क्या होगा? नमी डेवलप होने के कारण वहां पर अल्सरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है प्रेशर अल्सर का और बेड सोर का। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब होता है शरीर में फ्लूइड की या पानी की कमी होना। अब शरीर में पानी की और फ्लूइड की कमी होने से अल्सर या बेड सोर कैसे हो जाएंगे? उसका कारण ये है कि जब स्किन में पानी की कमी होगी तो स्किन क्या होगी? शुष्क होने लग जाएगी। जब शुष्क होने लग जाएगी तो उससे क्या होगा? शरीर में जो स्किन में ब्लड सप्लाई है वो बाधित होगी। ब्लड सप्लाई बाधित होगी तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे तो स्किन बहुत ही पतली होती चली जाएगी और जिसके कारण वहां पर घर्षण होगा और अल्सर डेवलप होने लग जाएंगे। चलिए, अब अगला जो है कारण, रिस्क फैक्टर है, वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? माल न्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन डेली डाइट। डाइट में जब व्यक्ति को न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाएंगे तो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उससे क्या होगा? उसके शरीर में जो स्किन को पोषक तत्व चाहिए रिपेयर के लिए वो नहीं पहुंच पाएंगे और वहां पर जो अल्सर डेवलप हो रहा है वो रिपेयर नहीं होगा और वो आगे जाकर के एक घाव का रूप ले लेगा और वो क्या हो जाए? बन जाएगा बेड सोर बन जाएगा। इसके बाद में रिस्क फैक्टर नेक्स्ट है एज। एज मीन्स क्या होता है? उम्र। उम्र का मतलब, उम्र क्यों प्रभावित करती है? जब कोई बच्चा न्यूबॉर्न होता है या एडल्ट होता है, एडोलसेंट्स होता है, तो उस एज में उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी होती है। लेकिन ओल्ड एज में जो है स्किन जो है बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? वहां पर क्या होगा? स्किन में माल न्यूट्रिशन की कम, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, स्किन में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, थिन हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा? अभी जब मैंने माल न्यूट्रिशन में बताया था उसके कारण क्या होता है? बेड सोर हो जाते हैं। तो एज फैक्टर भी ये रिस्क फैक्टर होता है क्योंकि ओल्ड एज में सबसे ज्यादा बेड सोर या प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों? टेम्परेचर से क्यों बेड सोर होंगे? रिस्क फैक्टर क्यों है टेम्परेचर का? क्योंकि शरीर में अगर हाइपोथर्मिया होता है, हाइपोथर्मिया मींस बिलो टेम्परेचर, अगर शरीर में टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है क्योंकि वैसो कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं। जब वैसो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो ब्लड सप्लाई बाधित हो जाएगी और ब्लड सप्लाई बाधित हो जाएगी तो स्किन के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे और स्किन थिन होने लग जाएगी और वो जब दबाव में आएगी, ऑब्जेक्टिव में आएगी, तो क्या होगा? जब वहां पर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर अल्सर डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? रिस्क फैक्टर है। कौन कौन से हैं? अनरिलीव्ड प्रेशर, फ्रैक्शन, ह्यूमिडिटी, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, एज और टेम्परेचर। ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्या है? प्रेशर अल्सर के कारण है, जिनके कारण प्रेशर अल्सर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार किसी बेड पर लेटा हुआ है और उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अनरिलीव्ड प्रेशर होगा, जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था। अनरिलीव्ड प्रेशर होगा तो वहां पर क्या होगा? अल्सर डेवलप हो जाएंगे जो कि बेड सोर का रूप ले लेंगे। तो इस ये एक महत्वपूर्ण कारण है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का। तो क्योंकि इसीलिए हमने बताया था कि मरीज को क्या है? चेंज करते रहने चाहिए पोजीशन, क्योंकि अगर अनरिलीव्ड प्रेशर होगा तो बेड सोर डेवलप हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेट्रा। यानी अगर किसी मरीज को लंबे समय तक कोई डिजीज बनी हुई है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस से क्या इफेक्ट पड़ेगा? डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन से स्किन में भी पहुंचेगा और वो हीलिंग नहीं होने देगा, और जब हीलिंग नहीं होने देगा तो जैसे ही वहां पर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा? अल्सर डेवलप होने लग जाएंगे और वो बेड सोर का रूप ले लेंगे। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज मतलब
हार्ट से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, और हमने पहले बताया था आपको कि जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो वहां पर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर हैं प्रेशर अल्सर या बेड सोर के। अब हम बात करते हैं पोजीशन वाइज, यानी कौन सी पोजीशन में कौन कौन सी साइड्स पर बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपाइन पोजीशन की। इसकी सुपाइन पोजीशन की, यानी सुपाइन पोजीशन में अगर मरीज कंटिन्यू लेटा हुआ है तो वहां पर कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे। तो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे, सबसे पहला कौन सा है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आप डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल क्या होता है, हेड का जो बैक एरिया होता है, ऑक्सीपिटल बोन जो है, यहाँ पर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये प्रेशर डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर लंबे समय तक कोई सिर अपना रख करके किसी ऑब्जेक्ट पर रखे हुए हैं तो वहां पर प्रेशर डेवलप होगा। और तो कौन सा हो गया, सबसे पहले ऑक्सीपिटल बोन हो गया। इसके बाद में दूसरा कौन सा है, दूसरा हो गया आपका शोल्डर। शोल्डर पर क्योंकि शोल्डर जो है वो प्रोमिनेंट एरिया है, वो हार है, यहाँ पर वो हिस्सा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव से टकराता है, और टकराएगा तो यहाँ पर अनरिलीव्ड प्रेशर होगा। तो ये दूसरा क्या हो गया आपका, कौन सी साइड हो गई दूसरी, शोल्डर। इसके बाद में हम बात करते हैं स्केपुला। स्केपुला, स्केपुला का आपने देखा होगा कि वो हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो और वो हिस्सा क्या है, बेड के ऑब्जेक्ट से टकराता है और वहां पर घर्षण होता है, और अगर मूवमेंट नहीं करता अनरिलीव प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर क्या है, बेड सोर का रूप ले लेता है। इसी में और कौन सी कॉमन साइट होती है सुपाइन पोजीशन की, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा क्या, जो आपने देखा होगा स्पाइन में वर्टिब्रा जो होती है वो आउटवर्ड थोड़ा बाहर की तरफ निकली होती है, बाहर जो होता है, और वो हिस्सा क्या है आपके ऑब्जेक्टिव से, जिस पर आप लेटे हो उससे बार बार टकराएगा, वहां पर प्रेशर बनेगा, बॉडी का पार्ट का प्रेशर वहां पर आएगा और उसके कारण वहां पर अल्सर डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में अगला है एल्बो। एल्बो, जब मरीज सीधा सुपाइन पोजीशन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एल्बो जो है वो ऑब्जेक्टिव से टकरा रही है, और एल्बो ऑब्जेक्टिव से टकरा रही है तो वहां पर क्या हो गया, अनरिलीव प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि मरीज लंबे समय तक लेटा हुआ है तो उस पर क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा और वहां पर अल्सर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में सैक्रम। सैक्रम का हिस्सा जो है वो आपने देखा होगा प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और उस पर जो बॉडी का वेट है वो वियरिंग हो जाता है, उस पर पड़ता है, और उसके कारण क्या होता है, वहां पर अल्सर, अनरिलीव प्रेशर होगा तो अल्सर डेवलप होगा। इसके बाद में हील। हील जो है आपकी जो हील होती है वो जब आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए होते हो, तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है ये हील है, ये हिस्सा जो है ऑब्जेक्टिव से टकरा रहा है, ऑब्जेक्टिव से टकरा रहा है, और इसका जो फुट का वेट है वो उस पर आता है, और वो कंटिन्यू जब ऑब्जेक्टिव से टकराता है तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है, और अनरिलीव्ड होगा, जब उस प्रेशर को हम नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वहां पर अल्सर डेवलप हो जाएगा। और इसके बाद में टोज। टोज पर कैसे, वहां पर कैसे प्रेशर पड़ेगा, जो टोज है वो क्या है, वो आपस में पैर की जो उंगलियां हैं और टोज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उन पर क्या होता है, वहां पर बीच में जब वो मूवमेंट नहीं करते हैं तो वहां अल्सर होने लग जाते हैं। तो ये सारे जो कॉमन साइट्स हैं ये क्या है, कॉमन साइट्स हैं सुपाइन पोजीशन की। अगर सुपाइन पोजीशन में मरीज लेटा हुआ है तो यहाँ पर सब जो पॉइंट्स हैं इन पर क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होगा तो वहां पर अल्सर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं साइड लाइन पोजीशन। अगर साइड लाइन पोजीशन में यानी करवट लेकर के मरीज को कंटिन्यू लेटाया गया है, या अनकॉन्शियस है, या वो लेटा हुआ है इस पोजीशन में, तो उस कंडीशन में कौन कौन से जो साइड्स है वहां पर प्रेशर डेवलप होंगे। तो सबसे पहले कहां पर होगा, सबसे पहला जो है वो कहां पर होगा, ईयर पर। ईयर, क्योंकि साइड लेटा हुआ है, उसके नीचे पिलो लगा हुआ है या कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें क्या होगा, ईयर पर प्रेशर बनेगा, और कंटिन्यू प्रेशर होगा तो वो ऑब्जेक्टिव और स्कल के बीच में आ जाएगा उसके प्रेशर से, क्योंकि हेड का जो प्रेशर है और नीचे ऑब्जेक्ट का प्रेशर है, तो उसमें ईयर बीच में आएगा और वहां पर क्या होगा, अल्सर डेवलप होने लग जाएगा। इसके बाद में शोल्डर। शोल्डर पर प्रेशर आता है साइड लाइन पोजीशन में, और बहुत मोस्ट कॉमन अल्सर जो देखने को मिलते हैं, बेड सोर मिलते हैं जो साइड लाइन पोजीशन में, वो है शोल्डर। इसके बाद में हिप्स पर प्रेशर डेवलप होता है और वहां पर अल्सर देखने को मिलते हैं साइड लाइन पोजीशन में। बॉडी का जो वेट है वो ज्यादातर हिप्स पर होता है और यहाँ पर अल्सर डेवलप होने लग जाते हैं। इसके बाद में नीज पर
जो अल्सर होते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है तो नीज के ऊपर दूसरी नीज भी है, तो यहाँ बीच में भी मीडियल नीज, यहाँ पर भी जो है वो प्रेशर बहुत बियर होता है और इसके कारण यहाँ पर प्रेशर अल्सर हो जाता है। साइडलाइन पोजीशन में जो हमने देखा कि पेशेंट लंबे समय तक लेटा हुआ है, तो उसके कारण भी यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है और प्रेशर अल्सर या बेड सोर हो जाते हैं। इसके बाद में एंकल्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है। आपने एंकल देखा होगा, वो प्रोमिनेंट उभार होता है, एक बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बोनी पार्ट्स होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव से टकराता है बार-बार और यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है और बेड सोर का रूप ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईयर हुआ, शोल्डर हुआ, एल्बो हुआ, हिप हुआ, लैटरल नीज़, मीडियल नीज़ और एंकल्स, ये सारे प्रेशर पॉइंट हैं, जहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है बॉडी का साइड लाइन पोजीशन में और बेड सोर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं हम, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन जो होती है वो हेड को एलिवेट, बेड का जो पार्ट्स होता है उसको एलिवेट कर देते हैं और फाउलर पोजीशन जो है वो 45 से 60 डिग्री पर बेड को एलिवेट करते हैं। तो फाउलर पोजीशन में चाहे वो सेमी फाउलर पोजीशन हो, चाहे फाउलर पोजीशन हो, चाहे हाई फाउलर पोजीशन हो, तो उन सब में क्या होता है, जो प्रेशर पॉइंट है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है वो जो बोनी पार्ट है हेड का, बैक हेड का वो पार्ट है और वहां पर ये जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो हिस्सा है इस पर क्या होता है, ये बार बार बैक में लगा, जो बेड जो होता है उस ऑब्जेक्ट से टकराता है और यहाँ पर प्रेशर अक्सर हो जाता है। उसके बाद में ये शोल्डर है। शोल्डर जो है वो, शोल्डर ब्लेड जो है वो किससे टकरा रहा है, बेड से। मैंने बताया था आपको स्किपुला का जो पार्ट्स होता है वो बेड से टकराता है, तो वो बार बार बेड से टकराएगा तो वहां पर प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि मरीज कंटिन्यूस पोजीशन में अगर लेटा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बेड सोर हो जाएगा। तो ये प्रेशर पॉइंट है। और कौन सा है प्रेशर पॉइंट, एल्बो। एल्बो का जो पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट, वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा और उसके कारण यहाँ पर अल्सर हो जाएंगे। इसके बाद में क्या है, सैक्रम। सैक्रम का जो हिस्सा होता है, जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं या फाउलर पोजीशन में होते हैं तो ये जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। इसके बाद में इस्चियल ट्यूबरसिटी। इस्चियल ट्यूबरसिटी में जब, क्योंकि ये सिटिंग पोजीशन या फाउलर पोजीशन है तो बॉडी का जो वेट है वो यहाँ पर आ रहा है और बॉडी का वेट जो यहाँ पर आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर डेवलप होगा कंटिन्यू, अनरिलीव्ड प्रेशर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बेड सोर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में हील। हील, क्योंकि अगर आप सुपाइन पोजीशन में है, चाहे सिटिंग पोजीशन में है, फाउलर पोजीशन में है, हील जो प्रोमिनेंट एरिया है जिस पर प्रेशर डेवलप होता ही है और यहाँ पर प्रेशर शुरू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और टोज पर मैंने आपको बताया था, क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है और फिंगर्स और टूज आपस में टकरा रहे हैं तो वहां पर भी प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाता है और जब प्रेशर बढ़ेगा तो अनरिलीव प्रेशर होगा तो वहां पर प्रेशर सोर डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं फाउलर पोजीशन में, जो प्रेशर डेवलप होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो ये सभी साइट्स हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीपिटल बोन, शोल्डर ब्लेड्स, एल्बो, सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरसिटी और हील और टोज, ये सारे फाउलर पोजीशन के मेन प्रेशर पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन की। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति सिटिंग करता है, बैठता है और या फिर उसको व्हील चेयर पर या चेयर पर हम बिठाए हुए हैं, तो उसके कारण कौन कौन सी ऐसी साइड्स हैं जहां पर प्रेशर डेवलप होगा। तो कौन कौन सी साइड्स हैं, एक तो शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड है जो कि यहाँ पर प्रेशर पॉइंट होगा, फाउलर पोजीशन में भी, इसमें भी, पोजीशन में भी, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और बॉडी का जो वेट है यहीं पर आता है, तो इसके कारण यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है और अनरिलीव प्रेशर रहता है तो यहाँ पर प्रेशर शुरू डेवलप हो जाता है। उसके बाद में दूसरा है लोअर बैक। लोअर बैक, जो बैक का स्पाइन एरिया है उस पर प्रेशर पड़ता है। स्पाइन प्रोट्रूजन जो है, यानी स्पाइन का जो पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वेट डेवलप हो जाता है।
वेट जो है बियरिंग होगा तो उसके कारण क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से टकराएगा, ऑब्जेक्टिव से टकराएगा तो वहां पर प्रेशर अनरिलीव प्रेशर होगा, और अनरिलीव प्रेशर होगा तो वहां पर अल्सर डेवलप हो जाएगा, घाव बन जाएगा। इसके बाद में एल्बो, एल्बो मैंने आपको बताया था बाउलर में भी, इसमें भी एल्बो जो है वो बार बार ऑब्जेक्टिव से टकरा रही है तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर अल्सर डेवलप होगा। इसके बाद में सैक्रम पे है और इस्चियल ट्यूबरसिटी है और हील्स, ये सारे पॉइंट्स जो है, और थाई, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सिटिंग पोजीशन के प्रेशर पॉइंट्स हैं, और प्रेशर पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें मरीज उल्टा लेटा हुआ होता है, यानी स्पाइनल सर्जरी हुई है या उसको किसी तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम है कि उसको सुपाइन कंडीशन में हमें नहीं लेटा सकते हैं, उसको प्रोन पोजीशन में देते हैं। तो उस कंडीशन में जब मरीज लंबे समय तक लेटा हुआ होता है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर पॉइंट है वो डेवलप होते हैं। तो इसमें प्रोन पोजीशन में कई सारी पोजीशन होती है कि मरीज को किस कंडीशन में लेटाया हुआ है। अगर उसका फोर हेड जो है, जिसको माथा बोलते हैं, फोर हेड जो है अगर वो ओटी टेबल पर, ओटी में लेटाया हुआ है कंटिन्यू लंबे समय, या बेड पर लेटाया हुआ है, तो फोर हेड पर भी जो प्रेशर पॉइंट आ सकता है। उसके बाद में चिन या चिन पर आ सकता है, इसके बाद में एल्बो पर आ सकता है। अगर उसका हाथ जो है वो हेड के नीचे रखा गया है तो एल्बो पर पूरी बॉडी का, उसके हेड का जो प्रेशर पॉइंट पड़ेगा तो उसके कारण एल्बो पर हो सकता है। रिब केस पर होता सकता है, क्योंकि रिब्स जो है वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, तो रिब्स जो बोनी एरिया है उसके बीच में स्किन जो है उसमें फ्रैक्शन होता है ऑब्जेक्टिव एरिया और रिब्स के बीच में, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है, और प्रेशर डेवलप होता है और फ्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर में भी बताया था, तो फ्रैक्शन के कारण और अनरिलीव प्रेशर के कारण क्या होता है, वहां पर अल्सर डेवलप हो जाता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। खासतौर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उन पर प्रेशर पॉइंट आता है अगर मरीज जो है प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है। इसके बाद में थाई, थाई पर प्रेशर पॉइंट आएगा जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, नीज पर आएगा और टोज पर आएगा। तो ये सारे जो प्रोन पोजीशन के प्रेशर पॉइंट है जहां पर बेड सोर डेवलप होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है, तो प्रेशर अल्सर आज ग्रेडेड एंड स्टेजेस इंड्यूस अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेजेस, यानी बहुत सारी जो स्टेजेस हो, कई सारी स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें धीरे धीरे करके प्रेशर पॉइंट जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसमें मेन जो है वो चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है रेडेंड एरिया ऑफ स्किन, यानी सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, जो प्रेशर पॉइंट है जहां पर प्रेशर पड़ रहा है वो हिस्सा जो है वो रेड होने लग जाएगा। वहां पर कोई बुंड घाव नहीं होता है, लेकिन वहां पर स्किन में पेन होने लग जाता है और स्किन जो है वो ब्रेक टूटने लग जाती है, वहां टीयर होने लग जाएगा, वहां रेडनेस होने लग जाएगी, और वहां पर क्या होगा, ब्लेंच, ब्लेंच मतलब रगड़ खा के लाल लाल हिस्सा हो जाना, इस तरीके का हिस्सा होने लग जाएगा। और वहां पर जो है वो जगह गर्म होने लग जाएगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे, प्रेशर जो अल्सर होता है उसकी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सोर आर नॉट ओपन वुंड, यानी वहां पर कोई ओपन वुंड दिखाई नहीं देगा, स्किन में भी पेनफुल, और स्किन जो है वो पेनफुल होगी, और ब्रेक्स एंड टीयर, ये वहां पर ब्रेक टूटने लग जाएगी, टीयर होने लग जाएगा, स्किन एपियर्स रेड, वहां पर रेड एंड एरिया दिखाई देने लग जाएगा, और वहां पर नॉट ब्लेंच स्किन, और वहां पर जो है वो ब्लेंच स्किन यानी वहां पर जो हिस्सा है वो पीला नहीं होगा, लेकिन स्किन जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि रेड एंड एरिया हो रहा है, वहां पर वो रगड़ खा करके सफेद या पीला नहीं हो रहा। वो कब होगा, वो नेक्स्ट स्टेज में। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी स्टेज की। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ब्लस्टर होने लग जाते हैं, या ओपन सोर यानी घाव होने लग जाएगा, या फिर छाला सा पड़ जाएगा, छाला पड़ जाएगा, स्किन ब्रेक होने लग जाएगी, ओपन अल्सर हो जाएंगे। पहली स्टेज में ओपन अल्सर नहीं थे, इस स्टेज में क्या है, ओपन अल्सर होने लग जाएंगे, और वहां पर टेंडरनेस आ जाएगी, पेनफुल होने लग जाएगा, और ब्लस्टर, ब्लस्टर मतलब छाले नुमा, घाव नुमा दिखने लग जाएगा, और वहां पर जो स्किन है वो डैमेज होगी, और बियॉन्ड रिपेयर और मे बी डाई, और वो रिपेयर हो सकती है या फिर वहां पर डाई होने लग जाएगी, यानी ब्लैक ब्लैक सा हिस्सा होने लग जाएगा। तो ये दूसरी स्टेज है
इसकी प्रेशर अल्सर। तीसरी स्टेज में क्या होगा, अगर हम अनरिलीव प्रेशर नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी स्टेज डेवलप होने लग जाएगी और उसमें क्या होगा, क्रेटर। क्रेटर मतलब क्या होता है, एक कटोरा नुमा, गड्ढे नुमा एक घाव बनने लग जाएगा। स्टेज थर्ड में क्या होगा, द सोर गेट वर्स and extends in the tissue breathe skin forming a small crater। एक घाव बनने लग जाएगा, एक गड्ढा बनने लग जाएगा। और उसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तो क्या होता है, जो एपिडर्मिस है वो इन्वॉल्व होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और ये जो घाव है, जो अल्सर है, वो कहां तक पहुंचाएगा, सब कुटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है। इसमें ये तीन और स्किन की लेयर इन्वॉल्व हो जाती है। चलिए बात करते हैं अब फोर्थ स्टेज की। थर्ड स्टेज में जो घाव सबकुटेनियस तक पहुंच रहा है, तो उससे क्या है, नर्व डैमेजेस हो रही है। नर्व डैमेजेस हो रही है तो वहां पर या तो बहुत कम पेन होगा, और अगर वो डीपली पहुंच रहा है तो वहां पर मरीज को पेन नहीं होगा। पेनलेस जो अल्सर्स हैं वो डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे नर्व्स जो है वो डैमेज हो रही हैं, और जो नर्व्स हैं वही तो सेंसेशन लेकर के जाती हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, नो पेन ड्यू टू सबकुटेनियस टिश्यू डैमेज और नर्व डैमेज। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, कौन कौन सी स्किन इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके बाद में सबकुटेनियस और टेंडन्स, मसल्स, और ये सब बोन तक पहुंच जाता है। ये जो घाव है वो बोन तक पहुंच जाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, pressure sore is very deep, reaching into muscles, bone, damage to deeper tissues, tendons and joints may be occur। चौथी स्टेज में ये जो घाव है उसमें बोन्स और क्या होगा, टिश्यूज और टेंडन्स और मसल्स डैमेज होने लग जाए। तो ये चार स्टेज हमने अभी समझी कि प्रेशर अल्सर में जो चार स्टेज है वो किस तरीके से डेवलप होती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस यानी अगर किसी को प्रेशर सो या बेड सो डेवलप हो रहा है तो उसको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे पहली है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस का मतलब क्या होता है, it is a common bacterial skin infection that causes redness, swelling, pain and infected area of infection। यानी जैसा हमने फर्स्ट स्टेज में बताया था कि उसमें क्या होगा, सबसे पहले रेडनेस आने लग जाएगी, रेडनेस आने लग जाएगी और वहां पर बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेलुलाइटिस। यानी सेलुलाइटिस हो सकती है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ कर सकता है। दूसरा सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और बैक्टीरिया क्या है, वहां पस फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। यानी वो जो वुंड है, घाव है, जो बेड सोर है, उससे क्या है, लिक्विड रूप में पस फॉर्मेशन होने लग जाएगी और फ्लूइड वहां से रिलीज होने लग जाएगा। तो ये सेकंड कॉम्प्लिकेशंस है बेड सोर की। उसके बाद में क्या होगा, वहां पर कैंसर डेवलप हो सकता है। कैंसर डेवलप क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, वहां पर कैंसर डेवलप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद में बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन। हमने आपको बताया था अभी फोर्थ स्टेज में कि जो प्रेशर अल्सर होता है वो जब फोर्थ स्टेज में होता है तो टेंडन्स और बोन्स वहां तक पहुंच जाता है। तो जो जॉइंट्स है, अगर वहां पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, जैसे एल्बो में हो रहा है, नीज में हो रहा है, हिप पे हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो जो जॉइंट्स हैं वो प्रभावित होने लग जाएंगे, उनमें इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्यों होगा, हीमोग्लोबिन लेस द बॉडी, बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर अल्सर डेवलप हो रहा है, तो वहां पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कारण वहां पर एनीमिया डेवलप हो सकती है। गैंग्रीन। गैंग्रीन का क्या मतलब होता है, डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। वहां पर जो एरिया प्रेशर पॉइंट में आ रहा था, अनरिलीव्ड प्रेशर हो रहा था, तो लंबे समय तक जब वहां पर प्रेशर बना रहेगा तो उसके कारण क्या है, वहां पर जो टिश्यू सेल्स हैं वो डेड होने लग जाएंगे और उसके कारण वहां पर गैंग्रीन डेवलप होगा क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी। किसके कारण बाधित हो रही है, वहां पर जो प्रेशर अल्सर पड़ रहा है, अनरिलीव्ड प्रेशर, जो कंटिन्यू प्रेशर पड़ा हुआ है, उसके कारण वहां पर गैंग्रीन डेवलप हो जाएगी। चलिए इसके बाद में गैंग्रीन के बाद में ऑटोनोमिक डायसरफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डायसरफ्लेक्सिया क्या होता है, ऑटोनोमिक डायसरफ्लेक्सिया जिसमें स्पाइनल
और जो है हमने आपको बताया था कि जब कोई सिटिंग पोजीशन में होता है या सुपाइन पोजीशन में होता है तो जो स्पाइन वर्टिब्रा होती हैं, वर्टिब्रा वो हिस्सा जो है वो बार बार वहां पर जो प्रेशर पड़ रहा है तो उसके कारण घर्षण के कारण वहां पर क्या होता है, प्रेशर अनरेडी प्रेशर रहेगा तो वहां पर बेड सोर हो जाएगा। और जब वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड कर देगा। और जब स्पाइनल कॉर्ड तक वो इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑटोनोमिक डायसरफ्लेक्सिया, यानी इन्फेक्शन इन स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी हम जो प्रेशर अल्सर होता है, बेड सोर होता है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिवेंशन है वो है पोजीशन चेंज। चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली इन क्रूशियल टू प्रिवेंटिंग बेड सोर्स। यानी अगर हम किसी पेशेंट को जो कंटिन्यू एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है तो हर एवरी 2 आवर्स, ये ध्यान रखिएगा, एवरी 2 आवर्स यानी हर 2 घंटे पर उसकी अगर हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो उसमें प्रेशर सोर डेवलप, बेड सोर डेवलप नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बेड सोर कब डेवलप होता है, जब अनरिलीव्ड प्रेशर होता है, यानी प्रेशर जो है वो रिलीव्ड नहीं होगा। और प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज। तो प्रिवेंशन, सबसे बढ़िया प्रिवेंशन जो बेड सोर का है वो है पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर्स, यानी हर 2 घंटे पर मरीज की अगर हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो उसमें बेड सोर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद में स्किन इंस्पेक्शन, अगर हम डेली इंस्पेक्शन करेंगे, स्किन को बार बार देखते रहेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो उससे क्या है, वो प्रेशर जो है हमें प्रेशर पॉइंट दिखाई देगा, रेडनेस दिखाई देगी, तो हम उसकी वहां पर केयर करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, वहां पर लोशन लगाएंगे या फिर पाउडर लगाएंगे फोन में, तो उससे क्या होगा, वहां पर प्रेशर डेवलप नहीं होगा और हम रोकथाम कर सकते हैं बेड सोर की। उसके बाद में न्यूट्रिशन, हमने रिस्पेक्ट में आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। अगर शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो उसके कारण बेड सोर डेवलप होते हैं। तो रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसको न्यूट्रिएंट डाइट देंगे, यानी हम डाइट में उसको न्यूट्रिशन देंगे, और न्यूट्रिशन देंगे तो उससे क्या है, स्किन जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और हीलिंग पावर अच्छी होगी। इसके बाद में लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज, उसके शरीर में हमने बताया था इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, अगर इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है बॉडी पार्ट का, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, बेड सोर डेवलप होते हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंज में हम क्या करेंगे, डेली एक्सरसाइज कराएंगे मरीज के, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और अनरिलीव्ड प्रेशर नहीं होगा, यानी प्रेशर में रिलीव होगा और उसके कारण क्या होगा, बेड सोर डेवलप नहीं होगा। और फाइटिंग स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग को तुरंत बंद कर देंगे, जिससे कि बेड सोर होने के चांसेस नहीं होंगे। और क्या करेंगे, यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कंफर्ट डिवाइसेस जो होते हैं, कंफर्ट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो प्रेशर रिलीव करते हैं, तो उसके लिए एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस प्रयोग करते हैं। जो लंबे समय तक मरीज जो अनकॉन्शियस पड़े हुए रहते हैं बेड पर, उनके लिए हम क्या करते हैं, वाटर मैट्रेस है और एयर मैट्रेस है। और क्या करते हैं, 5 पिलो मेथड, 5 पिलो मेथड, एक हेड के नीचे, एक शोल्डर के नीचे, एक बैक के नीचे और एक नीज के नीचे और एक हील के नीचे, ये 5 पिलो मेथड होता है जिसको हम अपनाएंगे, किसमें, यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस के रूप में, जिससे कि बेड सोर से बचाव किया जा सके। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को बेड सोर डेवलप हो गए हैं, हमने प्रिवेंट कोशिश की, लेकिन अगर उसके बेड सोर डेवलप हो गए हैं तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो बेड सोर का जो प्रिवेंशन में भी हम आपको बता चुके हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है चेंजिंग पोजीशन, क्योंकि अगर बेड सोर डेवलप हो गया है और वो कंटिन्यू वहां पर प्रेशर डेवलप होगा तो वो हील नहीं हो पाएगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, बेड सोर ग्रोथ करता रहेगा, ठीक नहीं होगा। तो चेंजिंग पोजीशन यानी सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जो होता है बेड सोर का वो है चेंजिंग पोजीशन। और चेंजिंग पोजीशन हमने क्या बताई थी, एवरी 2 आवरली, हर 2 घंटे पर हम चेंज
पोजीशन चेंज करते रहेंगे। और क्या करेंगे, यूजिंग सपोर्ट सरफेसेस यानी कंफर्ट डिवाइसेस और सरफेसेस यानी एयर मैट्रेस, ये वाटर मैट्रेस, इनका हम प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, क्लीनिंग यानी हमने क्या क्या बताया था अभी आपको प्रिवेंशन में, स्किन इंस्पेक्शन करते रहेंगे। और हम जो प्रेशर डेवलप हो रहा है या जो बेड सोर डेवलप हो गया है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने का तरीका क्या होता है, आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ, क्योंकि लेस जो एरिया होता है, जो कंटामिनेट एरिया होता है, लेस कंटामिनेट एरिया से कंटामिनेट एरिया की तरफ करते हैं, ज्यादा कंटामिनेट एरिया की तरफ करते हैं। तो जो बेड सोर होता है वो कंटामिनेटेड एरिया है और उसके आसपास का जो एरिया है वो लेस है। तो आउटर से इनर की तरफ हम इसको क्लीनिंग करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, बेड सोर या प्रेशर अल्सर जो होता है उसकी जो हम क्लीनिंग करते हैं वो आउटर सरफेस से इनर की तरफ करते हैं, और जो सर्जिकल वुंड होता है उसको इनर से आउटर की तरफ करते हैं। चलिए अगला ट्रीटमेंट क्या होगा, कंट्रोलिंग इनकंटीनेंस यानी इनकंटीनेंस, जो मल मूत्र त्याग जो हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है, फीसेस जो पास आउट हो रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, मॉइस्ट एरिया हो जाएगा, नमी हो जाएगी, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डायपर्स का प्रयोग करेंगे, डायपर्स पहनाएंगे, जिससे कि वहां पर जो वो बार बार अनकंट्रोल यूरिन पास आउट हो रहा है, और हर 2 घंटे पर 1 घंटे पर ये चेक करते रहेंगे कि डायपर लीक तो नहीं कर रहा है, और वहां पर जो है वो मॉइस्ट डेवलप तो नहीं हो रहा है। और क्या करेंगे, रिमूवल डैमेज टिश्यू, जितने भी टेस्ट जो वुंड है, बेड सोर है, वहां पर जो भी डैमेज टिश्यू है उनको रिमूव करते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, वहां पर गैंग्रीन डेवलप हो जाएगी। चलिए इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। हम उस जगह को, बेड सोर को ड्राई रखने की कोशिश करेंगे और ड्रेसिंग करते रहेंगे, ताकि वहां पर मॉइस्ट ना हो, पस फॉर्मेशन जो हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना हो, इन सब चीज का ध्यान रखेंगे। और हम उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस होने से रोकने के लिए क्या करेंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स, हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सके, इनहिबिट किया जा सके। और उसको हम हेल्दी डाइट देंगे, हमने बताया था ना, न्यूट्रिशन उसको बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कोशिश करेंगे कि हम उसको डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दें। और एजुकेटिंग द केयर गिवर, जो उसकी देखभाल कर रहा है उसको हम बेड सोर के बारे में समझाएंगे कि प्रेशर पॉइंट जो है कौन कौन से हैं, और अनरिलीव्ड प्रेशर रखना है हमें, और कंफर्ट डिवाइसेस रखने हैं। तो ये सारी जानकारी हम देंगे, और जानकारी ही बचाव, यानी अगर हम जानकारी देंगे तो उससे बेड सोर डेवलप होने से बचा सकते हैं, और सर्जिकल रिपेयर करेंगे। तो ये आज हमने प्रेशर पॉइंट पढ़े, हमने प्रेशर अल्सर पढ़ा, हमने बेड सोर के बारे में जानकारी दी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फंडामेंटल के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपके लिए कई सारे टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ। मैं आपको सूचर्स के बारे में भी बताऊंगा कि सूचर्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें प्रेशर अल्सर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, जो अभी हमने जो बताया बेड सोर, उससे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रेशर सोर है, बेड सोर है, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी आपको इससे डिस्कस करना है तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे, और एक बेल है उसको बजाइए, जिससे कि जो मेरा वीडियो आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।